हेलो स्टूडेंट, कक्षा 5 विषय हिंदी पाठ 5। पाठ का नाम है बच्चों ऐनक बेडब बनारसी। इनका जन्म सन 1895 में हुआ था और मृत्यु 1995 ईस्वी में हुई थी। तो बच्चों, इस कहानी में ऐनक के बारे में समझाया गया है कि ऐनक पे पूरी कहानी है। मैं आपको ये समझाती हूँ ये पाठ कैसे। 20वीं सदी का गहना, पढ़े लिखों का खुला सर्टिफिकेट, शिक्षा प्राप्त स्त्रियों का अंगवारू श्रृंगार, कम पढ़े लिखों के रोग का साधन, रईसों के आवश्यक रोग की दवा और दुकानदारों के 60% मुनाफे की सामग्री। ऐनक का प्रयोग भारत में बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। तो बच्चों, इस कहानी में ऐनक पर पूरी कहानी है। भारत में बड़ी तेज़ी से फैल रहा है। गणना और तालिका के इस युग में संभवतः लोग मेरी बात का विश्वास न करें। यदि सरकार की ओर से इनकी सेंसर गणना ली जाए तो किसी भले आदमी का घर शहर में ऐसा ना मिलेगा जिसमें एक न एक व्यक्ति ऐनक अर्थात चश्मे का प्रयोग न करता हो। हाँ, गांव में इसका प्रचार प्रसार नहीं हुआ है। गांव में मतलब बच्चों, गांव में लोग कम चश्मा लगाते हैं और शहरों में ज़्यादा चश्मा लगाते हैं। तो वही बताया गया है कि शहर में तो हर एक घर में चश्मा मतलब दिखने को मिलता है और गांव में नहीं। मगर गांव की उन्नति की मार्ग में अभी बहुत पीछे है। व्यक्तित्व बड़प्पन के 3 साधन हैं: कलाई, हड़ी, फाउंटेन पेन तथा आँखों पर ऐनक। जिसके पास तीनों हैं वह फर्स्ट क्लास के हैं, जिसके पास 2 हैं वह सेकंड क्लास और इनमें से जिसके पास एक वस्तु जिसके पास है वह थर्ड क्लास आदमी समझा जाता है। इसमें भी कई शाखाएं हैं, पर इसकी बारीकी में मैं पाठकों को ले चलना नहीं चाहता। फिर आप पूछेंगे कि जिसके पास तीनों नहीं है वह किस क्लास में है। सभ्य समाज उसे मनुष्य ही नहीं समझता। मतलब जिसके पास यह तीनों नहीं है उसे मनुष्य ही नहीं समझता। क्लास की कौन कहे। यही कारण है कि शहर के लोग गांव में रहने वालों की गणना मनुष्यों में अभी तक नहीं करते। जिस गांव में भी रिस्ट वॉच लगाकर हरवाहे खेत जोतेंगे तथा चश्मा लगाकर घसियारें या यह देखकर कि घास कौन सी अच्छी है घास काटने लगेंगी, और पटवारी लोग नरकुल की कलम छोड़कर पार्कल फाउंटेन से गांव में काश्तकारों और जमींदारों की किस्मत भगवान चित्रगुप्त की भांति रंगना आरंभ कर देंगे। उस दिन गांव में भी सभ्यता की सनसनाती हवा चल पड़ेगी। ऐनक भारत में कब आया, कौन कह सकता है। ऋग्वेद में इसका नाम नहीं है। आरण्यक काल के ऋषि चश्मा लगाकर सोमरस पीते थे या होम करते थे, इसका पता नहीं। न स्वामी दयानंद ने इस विषय में कुछ बताने की दया की है, न सायणाचार्य ने इस और संकेत किया है। पितामह पतंजलि ने महाभाष्य के इसका कुछ पता नहीं दिया है। मैक्स मूलर के लिए यह गूलर के फूल के समान ही रहा। उस समय मान लिया पढ़ना नहीं था, सब श्रुतियाँ थी, परंतु वेदों में जहाँ सुनते हैं हवाई जहाज के प्रत्येक पुर्जे का नाम है और संसार के सारे विज्ञान का भंडार पड़ा है, वहाँ इसका जिक्र नहीं है। यह मैं नहीं मान सकता। शायद इस ओर की किसी का ध्यान नहीं हो गया या आया। हिंदी साहित्य में तुलसीदास ने ऐनक नहीं इस्तेमाल किया। अभिप्राय यह है कि इस शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। हाँ, हिंदी के विख्यात कवि बिहारी लाल ने जिस मिश्र बंधुओं ने काइयाँ की उपाधि से विभूषित किया है, इस शब्द का प्रयोग इस दोहे में किया है। दिए लोभ चश्मा चखन लधु
उन्हीं बड़ों दिखाए। मालूम पड़ता है उस समय भारतवासियों ने चश्मा लगाना आरंभ कर दिया था। दूसरे शब्दों में सभ्यता सूर्य की किरणों का प्रकाश देश में आरंभ हो चुका था। जिस प्रकार सभ्यता के और चिन्ह हैं उन्हीं प्रकार एक ऐनक भी है। शायद उस संध में ऐनक सबसे महत्वपूर्ण है। मोटर बिना मनुष्य का काम नहीं चल सकता। कुछ ना हुआ तो पैदल चल सकता है। घड़ी ना हो तो धूप से समय की सूचना मिल सकती है। टाइपराइटर ना हो तो दूसरों से लिखा लीजिए। परंतु चश्मा नहीं है तो दूसरों की आँख से आप कैसे देख नहीं सकते, और दूसरे के देखने में मज़ा भी तो नहीं है। ऐनक से कितना लाभ है, बहुत बड़ी सूची कहाँ तक गणना कीजिएगा। आँख में कोई धूल झोंकना चाहे तो आपकी ऐनक रक्षा करेगा। दूर की चीज़ देखना हो तो ऐनक दिखा देगा, अर्थात वह आपका दूरदर्शी बना। आँखें उड़ना चाहें तो यह ढाल का काम कर देगा। आँखें उठाना चाहें तो यह ना उठने देगा। ठीक प्रयोग हो तो आँखों को बैठने भी ना देगा। आँखें आने वाली हों तो यह आने ना देगा, और यदि आँख जाने वाली हो तो यह रोक देगा। आप कहीं आँख चुराना चाहते हो तो चश्मे के पर्दे में छुपके चुरा सकते हैं। आँख बचाना चाहें तो कोई भी भाप ना सकेगा। सादे चश्मे में कभी कभी लोग कठिनाइयाँ पड़ती हैं। मानव समाज को ऐनक कितनी प्रिय है, शायद यह विषय पर लोगों ने गौर नहीं किया। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऐनक लगाने वाले का मजाक उड़ाते हैं। आप अपनी आँख पर मक्खी भले न ही बैठने दें, परंतु ऐनक किस शान से उनकी नाक पर जमकर बैठ जाती है, जैसे घोड़े पर सवार अथवा बैल के कंधे पर जुआ। लोग अपनी स्त्री छोड़ सकते हैं, आखिर संसार में तलाक होते ही हैं, पर अपना चश्मा किसी को छोड़ते नहीं सुना। यह जिनकी आँख में लगा जीवन भर लगा उठते बैठते। तो बच्चों, इसमें यह बताया गया है कि आँख में चश्मा लग सकता है घोड़े की तरह। जैसे घोड़े पे सवार होते हैं, और बैल की जुआ, मतलब बैल को पहनाते हैं गले में, उसको बोलते हैं जुआ। और स्त्री को छोड़ सकते हैं, तलाक दे सकते हैं, लेकिन अपना चश्मा नहीं छोड़ सकते। लिखते पढ़ते सोते जागते या ऐनक चिरसंगिनी बन जाता है। मतलब चिरसंगिनी का अर्थ होता है पत्नी, जो हमेशा साथ में रहने वाली हो, उसको चिरसंगिनी बोलते हैं। मैं ठीक नहीं कह सकता, परंतु मैंने सुना है जिन्हें चश्मा लगाने का अभ्यास पड़ जाता है, वह जब बिना चश्मे के सो जाते हैं तो उन्हें सपना भी साफ नहीं दिखाई देता। तो बच्चों, कुछ लोग बोलते हैं ना कि मुझे चश्मा नहीं लगाया तो मुझे साफ नहीं दिख रहा है, तो वही इसमें बताया गया है कि बिना चश्मे के मुझे सपना भी साफ नहीं दिखता। आखिर कैसे दिखाई दे? कभी कभी ऐनक बड़ी सहायता दे जाता है। एक बार बाबू साहब थे, बड़े ठाट बाट से रहते थे, पर अंग्रेजी नहीं जानते थे। रेल से कहीं जा रहे थे। बगल में एक देहाती बैठा था जो कचहरी के काम से कहीं जा रहा था। उसने अपने बस्ते में से एक कागज़, जो किसी जज का फैसला था, निकालकर बाबू साहब को दिया और कहा, इसमें लिखा है, ज़रा पढ़ दीजिए। मैं देख रहा था कि आप बाबू साहब के नीचे का भाग ऊपर उलट लिया और 1 मिनट बाद जेब में हाथ इधर उधर डालकर कहने लगे, चश्मा घर भूल गया, पढ़ नहीं सकता। मुझे हंसी आ गई। अगर चश्मा होता तो बाबू साहब की कैसी रह जाती। मतलब बाबू साहब को पढ़ना लिखना नहीं आता था, तो उन्होंने चश्मे का बहाना ले लिया कि मैं अपना चश्मा भूल गया हूँ। यदि आप अध्यापक हैं, पढ़ते पढ़ते कुछ भूल गए या किसी छात्र ने कुछ पूछ लिया जो आपको तुरंत नहीं आता, तो झट चश्मा उतार कर पूछने लग गए और इसी बीच आप उत्तर सोच सकते हैं।
या कोई बहाना निकाल सकते हैं कि आपकी कमजोरी कोई भांप नहीं सकता। व्याख्यानदाताओं के तो बड़े ही काम ही यह चीज़ है। कहाँ कुछ भले, जरा चश्मा उतारा, जेब में से रुमाल निकाला, श्रोताओं की ओर मूक निगाहें फेरी, चश्मा लगाया और फिर भाषण किया। इस सब कारणों से आजकल यह बहुत ही उपयोगी वस्तु हो गई है। आश्चर्य तो यह है कि अभी तक सारा भारत चश्मेबाज क्यों नहीं हो गया। ऐनक से एक और लाभ है, हमारे पास कोई ऐसा वस्त्र पहनावा नहीं जो सारे राष्ट्र के लिए एक हो। कोई कोट पहनता है, कोई अचकन तो कोई चपकन, कोई धोती तो कोई लंगोटी, कोई सूट तो कोई कुछ। पगड़ियों और टोपियों में भी भेद है। गांधी जी टोपी भी सब लोग पहनते, कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे सब लोग अपना लें। ऐनक ही ऐसी चीज़ मालूम होती है, इसे अमीर गरीब, मजदूर मालिक, स्त्री पुरुष, हिंदू मुसलमान, जैन बौद्ध, जैन प्रौढ़ और सभी के मुख पर खिल सकता है। मतलब इसको समझाया है कि चश्मा एक ऐसी चीज़ है जो कि कोई भी पहन सकता है, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, या फिर स्त्री हो या पुरुष हो। तो वही बताया गया है। सिया सुनी बहामी बिना झगड़े के पहन सकते हैं। मंदिर और मस्जिद, गिरजा, आर्य समाज, मतलब इसको ये भी समझाया गया कि चश्मा कहीं भी लगा के आप जा सकते हो और किसी भी स्थान पे रह सकते हो। चश्मे की कहीं रोक नहीं है। स्वराजी और लिबरल, सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट, ब्रजभाषा और खड़ी बोली वाले, छायावादी और जड़वादी, किसी भी बर्बादी इसमें नहीं है। मतलब कोई भी हो, किसी की कोई बर्बादी नहीं है। भगवान वह दिन शीघ्र दिखाएगा जब सारा भारत चश्मामय हो जाएगा। तब देखिए कितनी जल्दी राष्ट्रीय एकता के भाव फैलते हैं, जब सब एक दूसरे को शीशे की आंख से देखने लगेंगे। तब मतलब पूरा भारत चश्मामय हो जाएगा जब एक दूसरे को चश्मे से मतलब शीशे की आंख से देखने लगेंगे। तो बच्चों, अब है शब्दार्थ टिप्पणी। गहना, आभूषण, श्रृंगार, सजावट, मुनाफा, लाभ, उन्नति, विकास, घसियारिन, घास काटने वाली, इस्तेमाल, उपयोग, दूरदर्शी, दूर की बात सोचने वाला, आविष्कार, नवनिर्माण, चिरसंगिनी मतलब हमेशा साथ में रहने वाला, मूक, मौन, छात्र, विद्यार्थी, वस्त्र, कपड़ा, राष्ट्र, देश, मुग्धा, सुंदर। अब है बच्चों भाषा सज्जता। भरत ने सिंहासन का त्याग किया। तो सिंहासन का त्याग किसने किया? भरत ने। तो बच्चों ये लिखा है, आपको देख के लिख लेना है। वैसे ही दूसरा है, हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन है? पक्षी मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। तो कौन राष्ट्रीय पक्षी है? मोर। हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है, तो इसमें हिमालय। ईमानदारी श्रेष्ठ नीति है, तो ईमानदारी। आम फलों का राजा है। तो वैसे इसमें से नीचे देख के छांट के आपको लिखना था, तो मैंने यहाँ लिख दिया है, आपको देख के लिखना है। बच्चों अब है स्वाध्याय। लेखक के अनुसार व्यक्तित्व बड़प्पन के कौन कौन से साधन हैं? लेखक के अनुसार व्यक्तित्व बड़प्पन के 3 साधन हैं: कलाई घड़ी, फाउंटेन पेन तथा आँख का चश्मा। दूसरा प्रश्न है बच्चों ऐसे, लेखक के अनुसार ऋग्वेद में किसका नाम नहीं है? तो इसका उत्तर होगा, लेखक के अनुसार ऐनक भारत में कब आया? ऋग्वेद में इसका नाम नहीं है। तीसरा प्रश्न है बच्चों, ऐनक के बारे में किन किन संतों ने कुछ न बताने की दया की और न संकेत दिया? तो इसका उत्तर होगा, ऐनक के बारे में स्वामी दयानंद ने इस विषय में कुछ न बताने की दया की और इसका संकेत भी दिया। चौथा प्रश्न है, लेखक ने चिरसंगिनी किसे कहा है? तो इसका उत्तर होगा बच्चों, लेखक ने चश्मे को चिरसंगिनी कहा है। पांचवा प्रश्न है,
लेखक के अनुसार कहाँ कहाँ पर चश्मे की रोक नहीं है? तो लेखक के अनुसार मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और आर्य समाज में कहीं भी, मतलब कहीं भी चश्मे की रोक नहीं है। अब बच्चों दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, लेखक यह मानने को क्यों तैयार नहीं कि वेदों में ऐनक का जिक्र नहीं है? तो बच्चों इसका उत्तर होगा, सारे संसार में विज्ञान का भंडार पड़ा है और वेदों में ऐनक का जिक्र नहीं है, इसलिए लेखक मानने को तैयार नहीं है कि कहीं भी ऐनक का जिक्र नहीं है। दूसरा प्रश्न है, बाबू साहब ने अपनी शान किस तरह रक्षा की? तो उत्तर होगा, बाबू साहब ने कहा कि चश्मा मैं घर पे भूल गया हूँ और मैं बिना चश्मे के पढ़ नहीं सकता। बाबू साहब ने इस तरह अपनी शान की रक्षा की। तीसरा प्रश्न बच्चों, लेखक सारे भारत को चश्मेबाज क्यों बनाना चाहता है? तो इसका उत्तर होगा, लेखक सारे भारत में राष्ट्रीय एकता का भाव फैलाना चाहता है और सब एक दूसरे को शीशे की आंख से देखें, इसके लिए लेखक ने भारत को चश्मेबाज बनाना चाहता है। अभी बच्चों निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी सुधारिए। तो ये जो पहला लिखा हुआ है स्त्रियों, तो ये मतलब जितने भी शब्द लिखे हैं सब गलत लिखे हुए हैं, तो मैंने नीचे सही करके लिख दिया है, आपको देख के लिखना, जैसे स्त्रियों, श्रृंगार, व्यक्तित्व, पितामह, अभिप्राय और चिरसंगिनी। वैसे चौथा प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित शब्दों की पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो पहला है ऐनक, ऐनक का होगा चश्मा, भगवान, ईश्वर, हवा, पवन, दया, दयालु, पदवी, उच्च स्तर, संसार, जगत। वैसे ही पांचवा प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के विलोम शब्द लिखिए। तो विलोम का मतलब होता है उसका उल्टा लिखना। तो विश्वास का होगा अविश्वास, शहर का होगा गांव, आरंभ का अंत, सभ्यता का असभ्यता, उत्तर का प्रश्न और एकता का अनेकता। आठवां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कोष्ठक में दिए गए दर्शों के मुहावरे लिखिए और उसी मुहावरे का अर्थ उसके सामने लिखिए। तो बच्चों ये इसमें से देख के आपको राउंड करना है कि कौन सा मुहावरा बनेगा। तो मैंने इसको सब बना दिया है, बस खाली आपको देख के लिखना है कि क्या है। तो इसमें है, पहला है लात खाना, तो उसका है मार खाना। फिर है शान शौक से रहना, तो मैंने यहाँ पे छांट के उसको लिख दिया है ठाट बाट से रहना। फिर तीसरा है आँख में धूल झोंकना, सरासर धोखा देना, मजाक उड़ाना, उपहास करना, घोड़े पर सवार होना, लौटने की जल्दी में होना। फिर है नाक पर मक्खी ना बैठने देना, अभिमान के कारण किसी के सामने ना दबना। तो बच्चों ये लेसन हमारा कंप्लीट हो गया।